औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सीपीसी एज वेल एज ज़ाब्ता दीवानी एज वेल एज सिविल प्रोसीजर कोड का नहायत अहम टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं कि प्लीडिंग किसे कहते हैं। जी हाँ, प्लीडिंग के मुतालिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात अयान कर दूं कि प्लीडिंग सीपीसी में, सिविल मुकदमात में, दीवानी के मुकदमात में नहायत अहमियत की हामिल है। प्लीडिंग दीवानी के मुकदमात की जान है। प्लीडिंग ही के तहत दीवानी की जो मुकदमात हैं, दीवानी के मुकदमात की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट होती है। प्लीडिंग एक बेसिक पॉइंट है, जैसे बुनियाद जो होती है ना, बुनियाद दीवानी मुकदमात की बुनियाद प्लीडिंग है। प्लीडिंग सबसे पहले प्लीडिंग की जाती है, उसके बाद दीगर तमाम स्टेप जो होते हैं वो अमल में लाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लीडिंग का। तो प्लीडिंग का स्टेप इस हवाले से भी नहायत अहमियत का हामिल है। अगर दावाजात में, दीवानी मुकदमात में प्लीडिंग के स्टेप को हम नहीं जानते तो फिर अगला जो से मामलात हैं, अगले जो मराइल हैं, उनसे गुजरना हमारे लिए, चाहे हमें वो सारे मराइल का पता हो, लेकिन अगर प्लीडिंग का ना पता हो तो अगले मराइल का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले प्लीडिंग को समझना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बुनियाद नीचे से ही सीधी हो तो बिल्कुल मतलब बुनियाद बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। अगर फिर बुनियाद नीचे से खराब हो और ऊपर से फिर सीधी करते हुए बड़ा मुश्किल होती है और बड़ा मामला खराब होता है। तो बुनियाद नीचे से सीधी रखनी होती है। तो प्लीडिंग को समझना नहायत जरूरी है। अब मैं आ रहा हूँ प्लीडिंग की तरफ से। इन सीपीसी प्लीडिंग कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्मल डॉक्यूमेंट इन विच पार्टी टू प्रोसीडिंग sets forth or response to claim or allegation, denial or defense। प्लीडिंग एक रस्मी डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई फरीक कोई दावा, किसी इल्जाम के मुतालिक या किसी इनकार या किसी दफा को पेश करता है। उसके बाद प्लीडिंग के मुतालिक जो चीज नहायत अहमियत की हामिल है, प्लीडिंग दो चीजों पे मुश्तमिल है। नंबर 1 प्लेंट, नंबर 2 रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट जिसे हम दावा कहते हैं और उसके बाद रिटन स्टेटमेंट, उसका आपको पता है, जिसे हम जवाब दावा कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। एक बात मैं आपको यहाँ कर दूं, ये कानून का उन्होंने लफ्ज़ बनाया हुआ है रिटन स्टेटमेंट। हम रिटन स्टेटमेंट का जो आम फहम जुबान में मतलब लेते हैं, रिटन मतलब लिखी हुई, स्टेटमेंट मतलब बयान, लिखी या लिखा हुआ बयान। तो क्या प्लेन रिटन स्टेटमेंट नहीं है? प्लेन को भी हम रिटन स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन प्लेन भी रिटन स्टेटमेंट है। लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट है जिसे सीपीसी ने रिटन स्टेटमेंट का नाम दिया है वो है जवाब दावा। जवाब दावा को सीपीसी ने रिटन स्टेटमेंट का नाम दिया है और दावे को प्लेंट का नाम दिया है। ये बात आप अपने मतलब ज़हन में रख लें, महफूज कर लें कि रिटन स्टेटमेंट का जहाँ जिक्र होगा सीपीसी में तो उससे मुराद ये ली जाएगी कि जवाब दावा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लीडिंग जो सी है वो मैं पहले कर दूं, उसके बाद फिर मैं जो इसके एसेंशियल है उसके मतलब जाऊंगा। प्लेन और रिटन स्टेटमेंट को बाद में अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं जो सी एक्सप्लेनेशन है प्लीडिंग की वो आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले तो जो मामला है, प्लीडिंग इज ऑल मटीरियल फैक्ट इन फेवर ऑफ क्लेम और डिफेंडेंट। के प्लीडिंग तमाम मटीरियल फैक्ट के मुतालिक है। ये मटीरियल फैक्ट इन फेवर ऑफ क्लेम, जो बंदा क्लेम कर रहा है उसकी तरफ भी हो सकते हैं। ये मटीरियल फैक्ट इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंस जो कर रहा है उसकी तरफ भी हो सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर हमारे पास है, एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लीडिंग इज दैट प्लीडिंग इज मटीरियल फैक्ट एंड नॉट लॉ। प्लीडिंग में मटीरियल फैक्ट होने चाहिए,
ना कि कानून को बयान किया गया हो। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है वो ये है रेलिवेंट फैक्ट एंड नॉट एविडेंस, कि रेलिवेंट फैक्ट मुतलका हक़ाइक़ को बयान करना चाहिए प्लीडिंग में, ना कि शहादत को पेश करना शुरू कर दिया जाए कि शहादत शुरू हो गई है जी, शहादत बांधते फिरे हम, ऐसा बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। वो सीपीसी हमें ये कह रहा है कि रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए और इसमें नॉट एविडेंस, एविडेंस को पेश करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। उसके बाद है मटीरियल फैक्ट एंड नॉट इमटीरियल एंड अननेसेसरी फैक्ट, इसमें मटीरियल फैक्ट होने चाहिए, इमटीरियल फैक्ट और अननेसेसरी फैक्ट को कतई बयान नहीं करना चाहिए प्लीडिंग में, मतलब प्लेन और रिटन स्टेटमेंट में मटीरियल फैक्ट को बयान करना चाहिए, इमटीरियल और अननेसेसरी फैक्ट को डिफाइन नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है जी कि कंसाइज और प्रिसाइज फैक्ट्स के जामे और मुख्तसर हक़ाइक़ को बयान करना चाहिए, सीपीसी हमें बता रहा है। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ऑनवर्ड जो हमारे पास पैरामीटर है वो ये है कि डॉक्यूमेंट, प्लीडिंग शुड बी रिटन ऑन डॉक्यूमेंट, कि प्लीडिंग डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, जिसे मतलब ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, रस्मी डॉक्यूमेंट से साथ चल रहा है, तो प्लीडिंग डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास ऑनवर्ड नेक्स्ट पैरामीटर है वो ये है कि मैटर ऑफ फैक्ट, पर प्लीडिंग जो सी है वो है मैटर ऑफ फैक्ट। तो कानून सीपीसी में ये कह रहा है कि प्लीडिंग मैटर ऑफ फैक्ट है, कंक्लूजन ऑफ लॉ इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें ये नहीं कि तस्वीर कानून शुरू कर दे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सीपीसी में ये कह रहा है कि प्लीडिंग में कंक्लूजन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। उसके बाद लीगल प्ली, कि जोन सी आपकी प्ली है, जोन सी आपकी प्ली होती है वो लीगल होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए। सीपीसी ने ये कह रहा है कि आपकी जो मौक़िफ़ है प्ली जो सी है वो बिल्कुल कानूनी होनी चाहिए, हज़रात कानूनी होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेंट के मुताबिक। तो प्लेंट सीपीसी में नहायत अहमियत का हामिल है। प्लेंट आप समझते हैं, प्लेंट कहते हैं दावे को। तो प्लेंट की मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, प्लेंट के पैरामीटर बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने पैरामीटर बनाया वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ प्लेंट के मुताबिक। प्लेंट से मुराद दावे के हैं। सिविल सूट जो स्टार्टिंग दावे से होता है उस दावे को हम कहते हैं प्लेंट। प्लीडिंग दो चीजों पर मुनसर होती है, एक होता है प्लेंट और एक होता है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को जवाब दावा कहते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। तो प्लेंट जो है, प्लेंट से मुराद दावे के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्लेंट की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अब प्लेंट की एक्सप्लेनेशन करने लगा मैं मुख्तलिफ पैरामीटर बनाता हूँ इस प्लेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट पैरामीटर ये है कि प्लेंट जो सा है वो है नेम ऑफ द कोर्ट से शुरू होता। सबसे ऊपर दावे जब शुरू करते हैं सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है, टू द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, जब अदालत जनाब सीनियर सिविल जज, जो सी तहसील होगी मतलब जिला होगा वो बात है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है प्लेंट में वो है पार्टिकुलर ऑफ प्लेंटिव, मुद्दई का नाम लिखा जाता है, वज़ीयत लिखी जाती है, कौम लिखी जाती है, रेजिडेंस ऑफ कहाँ का है वो लिखा जाता है। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है वो है पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट। पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट में इस तरह होता है कि मुद्दा अलैह का नाम लिखा जाता है, उसकी वज़ीयत लिखी जाती है, उसकी कौम लिखी जाती है, वो कहाँ का रेजिडेंट है वो लिखा जाता है। उसके बाद है इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड डिफेंडेंट, इन केस ऑफ माइनर प्लेंटिफ, इन केस ऑफ माइनर डिफेंडेंट। अगर इस तरह के मामलात हों जहाँ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अनसाउंड माइंड हो या वो नाबालग हो तो वो मेंशन करना जरूरी होता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नाबालग है या अनसाउंड माइंड है। कानून हमें इस बात की मतलब इस बात की हमें कानून हुक्म दे रहा है, आर्डर दे रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है इसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट ऑफ प्लेंट, कि जो दावा आपने किया है उसका सब्जेक्ट क्या है, मतलब दावा इस्रारे क्या है, दावा उसे कहते हैं जो सा है तमील मायदा मुख्तस है, किस चीज़ का दावा है,
सब्जेक्ट ऑफ प्लेन लिखा जाता है। उसके बाद बॉडी ऑफ प्लेन शुरू होती है, जो आगे होता है बॉडी ऑफ प्लेन, मतलब जिसमें लिखा जाता है कि दावे की बॉडी जो सी होती है उस पर मुनसर होता है कि दावा किस तरीके से शुरू हुआ, कि दावे किस चीज़ के लिए है, किन मसला मसाइल को दावे में डिस्कस किया गया है, किन मटेरियल फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है, किन रेलिवेंट फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है, किन कंसाइज एंड प्रिसाइज फैक्ट को दावे में डिस्कस किया गया है। तो इस चीज़ को कहते हैं मतलब बॉडी। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है कोज ऑफ एक्शन। कोज ऑफ एक्शन दी जाती है जिसे कहते हैं बनाए दावा, और ये भी ज़रूरी होता है कि बनाए दावा कब पैदा हुआ, ये भी लिखना ज़रूरी होता है कि कितने योम कबल बनाए दावा पैदा हुआ। कोज ऑफ एक्शन दावे में नहायत अहमियत की हामिल है। कोज ऑफ एक्शन देने के बाद हम लिखते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, के बलाजे जो रिहाइश जो सी है या जो दावा है वो इख्तियार समाअत है अदालत के कि नहीं। अगर अदालत की इख्तियार समाअत में होगा उसका मतलब जुरिस्डिक्शन के आप जो लीगल प्ली होगी वो आप लिखेंगे कि इस लिहाज से अदालत की जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बाद जो सी है वो है सेट ऑफ पोर्शन ऑफ क्लेम, कि आप अगर किसी भी दावे के हिस्से के किसी भी दावे के पोर्शन को हिस्से को सेट ऑफ करना चाहते हैं मतलब मुजराई की सूरत में, तो उसका भी जिक्र फिर साथ कर दिया जाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ प्लेन। सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ प्लेन से मुराद ये है कि सब्जेक्ट वैल्यू के तहत कोर्ट फीस का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी कोर्ट फीस दी जाएगी। तो फैक्ट जो सब्जेक्ट वैल्यू है वो भी नहायत अहमियत की हामिल है। उसके बाद है कि कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि सब्जेक्ट वैल्यू जो सब्जेक्ट वैल्यू के बाद है वेरिफिकेशन ऑन ओथ। सब्जेक्ट वैल्यू के बाद वेरिफिकेशन, दावे की वेरिफिकेशन होती है वो हल्फा वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ प्लीडिंग का जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट असेंशियल जो सा है, क्योंकि दो असेंशियल है ना, एक है प्लेन दावा, एक है रिटन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं जवाब दावा। मैं पहले बता चुका हूँ कि कानून ने सीपीसी ने जवाब दावे को रिटन स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है, नहीं तो अगर आप लोगों के हाथ में होता तो आप लिखते आंसर ऑफ प्लेंट। चलिए अब मैं रिटन स्टेटमेंट के मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ। रिटन स्टेटमेंट भी प्लेन की तरह ही है, लेकिन ये रिटन स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होता है? रिटन स्टेटमेंट शुरू होता है नेम ऑफ द कोर्ट से। उसके बाद इसमें होता है टाइटल ऑफ प्लेंट, जो दावे में हम नेम ऑफ प्लेंट पार्टिकुलर ऑफ प्लेंटिफ लिखते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ डिफेंडेंट लिखते हैं। वो उन जब इधर आता है ना दावा अदालत में, तो अदालत जो सी है वो प्लेंटिफ का पहला नाम, अगर प्लेंटिफ जितने मर्जी हो, मतलब 10 प्लेंटिफ हैं, लेकिन जो पहला प्लेंटिफ होगा उसका नाम, और जो डिफेंडेंट का पहला नाम होगा उसका नाम शो करती है, ठीक है। तो उन नामों को टाइटल दे देती है, ठीक है। मतलब हमने दिया, हमारा दावा था ज़हाब, बकर, असलम और शेख अरशद बनाम अबू बकर, उस्मान, अनीस। तो जो सा है कोर्ट करेगी कि ज़ात पहला नाम आ गया प्लेंटिफ में से, डिफेंडेंट में से पहला नाम आ गया शेख अरशद, तो इस तरीके से उन्होंने ज़ात और शेख अरशद का नाम उठा लेना है और इस तरीके से मतलब उन्हें टाइटल दे देना है। तो उसके बाद रिटन स्टेटमेंट में टाइटल आ गया, टाइटल के बाद जो सब्जेक्ट ऑफ सूट होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ सूट लिखने के बाद रिटन स्टेटमेंट में जो है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिखे जाती हैं, जिसे कहते हैं उजरात इब्तदाई। उजरात इब्तदाई से मुराद ये है कि ऑब्जेक्शन ऑफ फैक्ट, कि जो से फैक्ट अलेज किए गए हैं, जो से फैक्ट प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्ट किए हैं, उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन करना, अलेज जो से फैक्ट प्लेंटिफ ने अलेज किए हैं उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन का नाम है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, उजरात इब्तदाई। उसके बाद है जवाब और वाक़ियात, जिसके बाद है वाक़ियाती, जिसे कहते हैं ऑन फैक्ट्स। ऑन फैक्ट्स के बाद जो सी अगली चीज़ है वो है जवाब दावे में हम ऑन फैक्ट्स लिखने के बाद जो बॉडी ऑन फैक्ट्स की होती है वो फुलफिल करने के बाद हम रिलीव मांगते हैं। रिलीव मांगने के बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं जवाब दावे की ऑन ओथ, अल्फा वेरिफिकेशन की जाती है। तो इस